ज्ञानवापी परिसर पर एएसआई का सर्वे आज भी जारी है। आज एएसआई का सर्वे का 5वां दिन है। थोड़ी ही देर में फिर से सर्वे की शुरुआत होगी। गुम्बद के पास एएसआई कर रहा है सर्वे। स्टडी मैपिंग, इमेजिंग, फोटोग्राफी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एएसआई सर्वे आज 5वें दिन भी जारी रहेगा। इसी के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एएसआई इस पूरे सर्वे को अंजाम दे रही है। कल इसलिए देर से शुरू हुआ था कि सोमवार था और भक्तों की भीड़ जो है मंदिर में हमको लगता है लाखों में था। इसको देखते हुए भाई तय किया था सारी यूनिटें प्रशासन ने कि थोड़ा सा सुबह का टाइम बढ़ा के इसको 10 साढ़े 10 कर दिया जाए, ताकि भाई दर्शनार्थियों को कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए कल हुआ। लेकिन आज जो है, आज फिर अपने एज इट इज टाइम जो इनका 8 बजे का है, 8 बजे से शुरू होने जा रहा है और कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बढ़िया काम अच्छा कर रहे हैं। एएसआई जो है इनके विशेषज्ञ लगे हुए हैं और बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से ये काम को आगे कर रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से मदन मोहन सीधे जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए, ये बताइए, क्या सर्वे की शुरुआत हो चुकी है या कुछ ही देर बाद होनी है? दीपिका, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि आज एएसआई सर्वे का जो है 5वां दिन है और एएसआई की टीम अभी जो है ज्ञानवापी परिसर पहुंची है। कुछ ही देर के बाद जो है सर्वे का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। कल तक की जहां तक की बात हुई थी, कल कई जगहों पर जो है मशीनें जो है लगाई गई थी। जीपीआर टेक्निक की जो मशीनें हैं उनको लगाई गई थी। गुम्बद के आसपास अभी जो है वो सर्वे का काम चल रहा है। तो लगातार जो है उसकी जो है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्कैनिंग के साथ साथ जो है मैपिंग भी कराई जा रही है। तो ऐसे में आज जो है सर्वे की टीम जो है यहाँ पे पहुंच चुकी है और कुछ ही देर के बाद कहा जाए तो ये सर्वे का काम जो है फिर से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जो है आज सर्वे का 5वां दिन है और इसमें 5वें दिन में जो है आज कहा जाए तो कई और तकनीक का जो है एएसआई जो है इसमें इस्तेमाल कर सकती है, जिसमें तो जीपीआर तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि जीपीआर एक ऐसा आधुनिक तकनीक है कि जिसके माध्यम से वो 15 मीटर तक, 10 सेंटीमीटर से 15 मीटर तक जो है वो अंदर का पूरा स्कैनिंग कर करके उसका जो है फोटोग्राफ जो है वो तैयार कर लेती है, यानी कि नक्शा तैयार कर लेती है। हाँ। तो ऐसे में जो है लगातार जो है ये कहा जाए तो एएसआई जो है अपने उसमें बढ़ती चली जा रही है। वहीं अगर हम वादी पक्ष की बात करें तो वादी पक्ष का ये कहना है कि एएसआई जो इस तरह से आगे बढ़ रही है, हम लोग काफी संतुष्ट हैं। और हम लोग कहा जाए तो जिस तरह से अगर हिंदू पक्ष से लगातार जो दावे कर रहा था कि तमाम जो है वहाँ देवी देवताओं के जो खंडित मूर्तियां मिली हैं, तमाम जो है कमल के फूल के निशान मिले हैं, त्रिशूल के निशान मिले हैं। तो ऐसे में जो है उनका दावा ये कि हम जो है धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये साफ मतलब उनका इशारा है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि दिव्य जो है शक्ति है और शक्ति का जो है सत्य है और सत्य की जो है विजय होगी। जी देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं कि अभी जो मुस्लिम पक्ष है अभी बिल्कुल तरीके से संतुष्ट नजर आ रहा है इस सर्वे से। इसके अलावा ये भी देखा जाए, तीसरा दिन होगा जिसमें गुम्बद और व्यास जी के तहखाने की जांच की जाएगी और गुम्बद की नक्काशी की कार्बन कॉपी भी तैयार की जाएगी। क्या आज भी वही काम होगा जो 2 दिन से चल रहा है, 3 दिन से चल रहा है? बिल्कुल दीपक जी, ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से कहा जाए तो ज्ञानवापी के जो गुम्बद का अभी जो चल रहा है उसके मैंने पहले बताया कि एएसआई जो है उसी के इर्द गिर्द का जो है अभी पूरा तरह से वो जो है सर्वे कर रही है, तमाम उसकी मैपिंग कर रही है, उसकी जो है 3D फोटोग्राफी जो है इसमें कराई जा रही है। इसके साथ साथ कहा जाए तो उनकी टीम जो है कई जो है उसमें जो है बटी हुई है और अलग अलग जगहों से जो है वो कहा जाए तो उसके मशीनें लगा करके उसकी जो है अपने काम कर रही है। वही कि जिस तरह से पश्चिमी दीवारों की जब बात की गई थी, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कल जो है उत्तरी जो दीवारें थी उस पे भी जो है एएसआई ने जो है अपना काम शुरू कर दिया है। तो इस तरह से कहा जाए तो एएसआई जो है लगातार जो है तेजी के साथ काम करते चली जा रही है। अभी लगभग 33 लोगों की टीम जो है फिलहाल जो है वाराणसी में है। बिहार से लोग, मतलब पटना से लोग भी टीम जो है टीम में शामिल है, लखनऊ से लोग शामिल है, वाराणसी के लोग हैं। कुल मिलाकर के अभी 33 लोग हैं। मदन, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर मिशन 2024 को बीजेपी का पूरा फोकस है। जी हाँ, दिल्ली में बीजेपी सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के सांसदों के साथ भी बैठक की जानी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद होंगे। पीएम मोदी आज शाम राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा के सांसदों से मुलाकात करेंगे। चूंकि तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से काफी अहम है और यही वजह भी है कि इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे।
मिशन 2024 पर बीजेपी का पूरा फोकस है और इसी को लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के तमाम सांसदों से मुखातिब हुआ जाएगा, मुलाकात की जाएगी। इधर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा होगी। 8, 9 और 10 अगस्त तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। 10 अगस्त को पीएम मोदी चर्चा का जवाब देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से चर्चा की शुरुआत करेंगे। इधर कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी की जाएगी। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा की जाएगी, जिसमें राहुल गांधी अलग ही अंदाज में आपको आज नजर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी सांसदी भी बहाल हो चुकी है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए को घेरने की पूरी कोशिश में विपक्ष रहेगा। राहुल गांधी लगभग 6 महीने के बाद संसद में बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव पर आज राहुल गांधी भी अपनी बात रखेंगे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का दाव भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव क्या टिक पाएगा, तो इसका जवाब नहीं में है, क्योंकि जिस तरीके से नंबर गेम की बात कर ली जाए तो एनडीए का नंबर गेम जो है वह कहीं ना कहीं इंडिया जो नया अलायंस है उससे कहीं गुना ज्यादा है। तो ये बात जो बिल्कुल सिरे से खारिज होती है कि अविश्वास प्रस्ताव टिक पाएगा, लेकिन जो महत्वाकांक्षा थी, जो मनोकामना थी, कहीं ना कहीं मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए, अपनी बात रखें, जवाब दें, ये विपक्षी कहीं ना कहीं पूरी हुई है। इधर दोनों सदनों से दिल्ली सेवा बिल भी पास हो गया है। कल देर रात राज्यसभा से भी बिल पास हो गया। बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े, बिल के विपक्ष में 102 वोट पड़े हैं। राष्ट्रपति की मोहर के बाद अब इसे कानूनी दर्जा मिल जाएगा। तो राज्यसभा में सोमवार का पूरा दिन दिल्ली सेवा बिल के नाम पर समर्पित रहा। गुरुवार को लोकसभा से पारित होने के बाद इस बिल को आज राज्यसभा में पेश किया गया था, और जहां पर पूरे दिन इस पर चर्चा हुई और ये बिल पारित भी हो गया। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में 131 वोट डाले गए, तो उसके विरोध में विपक्षी सांसदों की ओर से सिर्फ 102 वोट ही पड़े। अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। इसके बाद ये कानून बन जाएगा। वहीं राज्यसभा में वोटिंग कराने के लिए पहले मशीन से वोटिंग का प्रावधान समझाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उपसभापति ने घोषणा की कि मशीन में कुछ खराबी है, इसलिए वोटिंग पर्ची के जरिए कराई जाएगी। हालांकि राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर गृह मंत्री अमित शाह का साफ तौर पे कहना था ये बिल दिल्ली की सुरक्षा के लिए है। इधर केजरीवाल का अपना तर्क था। केजरीवाल कहते नजर आए कि आप लोगों के अधिकार छीन रहे हैं। तो फिलहाल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। तो दिल्ली सेवा बिल पर सोमवार को राज्यसभा से भी ये बिल पास हुआ। भारी हंगामे और जोरदार बहस के बाद ये बिल पास हो गया, लेकिन ठीक इससे पहले राज्यसभा में बिल को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया। 5 सांसदों का दावा है कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सेलेक्ट कमेटी को भेजने पर और उसके प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया था। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आप सांसद राघव चड्ढा पर निशाना साधा। कहा कि ये सदन की कार्यवाही में बड़ा फर्जीवाड़ा है। उन्होंने तुरंत ही उपसभापति से मामले की जांच भी करवाई और ये बात कही कि आगे भी इसकी जांच की जाए, इस बात की अपील करते नजर आए। उन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया है। मान्यवर, इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का विषय है। मान्यवर, ऐसे नहीं चलता है। मान्यवर, अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पड़ने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी पड़ने का मामला है। मान्यवर, ऐसा कैसे चलता है? मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी, और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा से पास होने के बाद
इधर सीएम केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते प्रधानमंत्री केजरीवाल कहते नजर आए, दिल्ली में आपको हराना मुश्किल है। ये भी कहा दिल्ली में चोर दरवाजे से बीजेपी घुसी है। तो केजरीवाल ने मोदी पर जमकर निशाना साधा, प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। हमने बीजेपी को 4 चुनाव हराए। केजरीवाल ने अपनी बात कही, बीजेपी ने चोर दरवाजे से सत्ता हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है। सीधे सीधे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दूंगा। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को। इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। पिछले 4 चुनाव सीधे सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके बाद एमसीडी का चुनाव, सीधे सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गए अब बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। चलिए बात करते हैं मौसम की। तो उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को देखते हुए देहरादून में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के अलर्ट किया है। देहरादून में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अभी अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का दौर रहने के आसार हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की खास पहल हुई है। इधर राहत, पुनर्वास और हर्जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति बनाई है, समिति बनाई है। इसके बाद राहत कार्यों की निगरानी के लिए इस समिति का गठन हुआ। 3 पूर्व महिला जजों की ये समिति है। समिति की अध्यक्षता पूर्व जस्टिस गीता मित्तल करेंगी। राहत पुनर्वास को लेकर सुप्रीम कोर्ट को जांच सौंपी जाएगी। राहत, पुनर्वास और हर्जाने के लिए नीति तैयार की गई है और ये समिति बनाई गई। हिंसाग्रस्त मणिपुर में पीड़ितों को राहत, उनके पुनर्वास और हर्जाने की निगरानी के लिए हाईकोर्ट की 3 महिला जजों की एक समिति बनाई है। ये समिति वहां की स्थितियों का निरीक्षण कर सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। शीर्ष अदालत समग्र स्थिति की निगरानी करेगी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की ये पीठ ने कहा कि शीर्ष कोर्ट का प्रयास मणिपुर में कानून के शासन में विश्वास की भावना बहाल करना है। सीमावर्ती राज्य के अराजकता में डूबने, अधिक से अधिक लोगों के मारे जाने और आगजनी, उत्पात की खबरें भयानक हैं। पीठ ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने की वीडियो को बेहद परेशान करने वाला करार दिया। इधर सुनवाई के दौरान मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी और डीपीपी राजीव सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य में दाखिल एफआईआर का ब्यौरा भी पेश किया। इधर आपको ये भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की समिति की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस शालिनी पी जोशी और दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस आशा मेनन अन्य सदस्य होंगे।
इधर आज ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी को सील करने की याचिका पर सुनवाई होगी। गैर हिंदुओं के मांग की गई है। जब परिसर को सील करने की भी मांगी गई है। सुबह 11 बजे इस याचिका पर सुनवाई होनी है। तो वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर को सील करने, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग है। दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुबह करीब 11 बजे चीफ जस्टिस कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी। इस जनहित याचिका में मुख्य रूप से 3 मांगे की गई हैं। सबसे पहले ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने, निचली अदालत का फैसला आने तक परिसर को सील किए जाने, परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित किए जाने का आदेश देने की गुहार लगाई गई है।